Welcome students. Today in this video lecture, we will study transport of proteins from endoplasmic reticulum to Golgi and Golgi to endoplasmic reticulum. तो हम लोग सबसे पहले इस टेबल को देखते हैं. इस टेबल में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस दिखाई दे रहे हैं. ये सारे जितने भी टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स हम लोग एक एक करके समझेंगे, उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे और ये पूरा प्रोसेस जानेंगे कि ये कैसे होता है. तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ कि ये जो पाथ है यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी में, इस पाथ को हम लोग कहते हैं एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट, जो कि हम लोग डिटेल में देखेंगे बाद में. और जो कोड प्रोटीन्स रहते हैं इस प्रोसेस के लिए वो COP2 है. GEF इज़ ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, ये यहाँ पर रहता है SIC12P. और जो आपका GTPase है वो है SAR1P GTP, जो कि एक्टिव फॉर्म में है यहाँ. दूसरी तरफ गोल्गी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन्स जाएंगे उस ट्रांसपोर्ट को हम लोग कहते हैं रेट्रोग्रेड. और प्रोटीन, वो जो वेसिकल्स रहते हैं वो वेसिकल्स कोटेड होते हैं COP1 से. ये जो इन दोनों में जो हेल्प करता है वो है GEF SIC7 और GTPase है ARF1. तो ये सारी जितने भी डिटेल्स हैं वो हम एक एक करके अच्छी तरह से सबको डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं. एक रेसिडेंट प्रोटीन्स जो उनमें रहने वाले हैं, जो वहाँ से बाहर निकल कर नहीं जाने वाले, और दूसरा एक्सपोर्ट प्रोटीन्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडीज़ को दे देगा, फिर लाइसोसोम्स के पास चला जाएगा, या तो वो सिक्रीट आउट हो जाएगा या फिर वो किसी और जगह जाएगा, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं रहेगा. तो जितने भी रेसिडेंट प्रोटीन्स रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो सारे यहीं इसके अंदर रहेंगे, और जितने भी एक्सपोर्ट प्रोटीन्स रहेंगे वो बाहर निकल जाएंगे. नेक्स्ट इज योर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स. सो ट्रांसपोर्ट वेसिकल अराइज फ्रॉम स्पेशलाइज्ड कोडेड रीजन्स ऑफ द मेम्ब्रेन. ये मान लीजिए मेम्ब्रेन है और यहाँ पर स्पेशलाइज्ड कोट हो जाती है उसमें, और उस जगह से ये कोटेड वेसिकल्स इस तरह से निकलते हैं और ये वेसिकल्स बना देते हैं. ये जो पूरा प्रोसेस हम लोग डिटेल में देखेंगे. तो ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो रहते हैं वो कोटेड वेसिकल्स हो जाते हैं, प्रोटीन से कोटेड हो जाते हैं. अगर इसको बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है तो सिंपल आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास एक गिफ्ट है. अब ये गिफ्ट आपको किसी को सेंड करना है, तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है, उसकी पैकेजिंग. तो आपने इसको पैक कर दिया, लेकिन दूसरी सबसे ज़रूरी बात क्या है, द एड्रेस. उस पार्सल के ऊपर एक एड्रेस लिखा होना चाहिए कि ये जो पार्सल है वो किसके लिए है, ये किसको जाना है. तो दैट्स वाई दिस कोटेड ट्रांसपोर्ट वेसिकल. तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल क्या है, वो पैकेट है, और ये कोड्स क्या है, ये जो प्रोटीन कोड्स है वो उस पर लिखा हुआ एड्रेस है. वो एड्रेस के हिसाब से ही डिलीवर करेगा कि वो प्रोटीन कहाँ जाने वाला है. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास तीन तरह के कोटेड वेसिकल्स हैं, क्लैथरीन कोटेड, COP कोटेड, COP2 कोटेड एंड COP1 कोटेड. यहाँ हम लोग क्लैथरीन कोटेड इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के ट्रांसपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है. यहाँ हम लोग COP2 और COP1 देख रहे हैं, जहाँ COP2 की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जितने भी प्रोटीन्स हैं वो गोल्जी बॉडीज़ में जाते हैं, और गोल्जी बॉडीज़ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से COP1 कोटेड वेसिकल्स आते हैं. ठीक है, तो हम लोग इन दोनों को ही मेनली देखेंगे. तो सबसे पहले जो टेबल में मैंने बताया था आपको कि दो तरह के ट्रांसपोर्ट हैं, एक है रेट्रोग्रेड और एक है एंटीरोग्रेड. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स निकल रहे हैं वो जा रहे हैं कहाँ, गोल्जी बॉडी में, और ये ट्रांसपोर्ट कहलाता है एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट. अब यहाँ देखिए, इसमें ये जो प्रोटीन्स हैं, ये जो वेसिकल्स हैं वो कोटेड हैं किस प्रोटीन से, COP2 प्रोटीन से.
अगेन यहाँ गोल्जी बॉडीज़ में जो प्रोटीन्स हैं वो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस जा रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेड। ये डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्यों वापस जा रहे हैं। तो रेट्रोग्रेड और एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक जाएगा गोल्जी बॉडीज़ में और फिर गोल्जी बॉडी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जब वो वापस लौट रहा है तो प्रोटीन कोटेड कौन सा होता है, कॉप1। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉप2 कोटेड वेसिकल्स। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है दिस इज एंटीरोग्रेड एंड इट टेक्स प्लेस फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी बॉडी। जितने भी वेसिकल्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के गोल्जी बॉडीज़ में फ्यूज़ हो जाएंगे। तो इनमें सबसे ज़रूरी जो बात है वो है कि हमारे पास दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है होनी चाहिए। एक है आपका GTPase जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और दूसरा है GEF ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। यहाँ जब हम लोग कॉप2 के बारे में बात कर रहे हैं तो GEF इसका रहता है SEC12P, और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट GTPase है वो है SAR1P। अब ये तीनों जो है SAR1P, SEC2324P कॉम्प्लेक्स, SEC1331P कॉम्प्लेक्स, ये तीनों जो है वो एक के बाद एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में अटैच हो जाते हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन है वो है SAR1P का। दिस इज़ द GTPase। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो GEF है, द GEF SEC12, it activates actually this GTPase। ये इनएक्टिव फॉर्म में साइटोसॉल में रहता है, और ये जो आपका GEF है इट इज़ द एक्टिवेटिंग फैक्टर, और ये इसको एक्टिवेट करता है। अब यहाँ पर क्या है कि ये इनएक्टिव फॉर्म में इसके साथ GDP जुड़ा हुआ है, और एक्टिव फॉर्म में इसके पास GTP जुड़ा हुआ है, और अब ये एक्टिव हो गया। तो GEF का क्या फंक्शन है कि वो GTPase को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में चेंज कर रहा है। अब यहाँ देखिए ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी बॉडी है। ये गोल्जी बॉडी का सिस फेस है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ रहता है, और जो उससे दूर रहता है वो ट्रांस फेस है। तो सिस फेस इज़ द फॉर्मिंग फेस, जहाँ से वो अपने सारे जितने भी प्रोटीन्स हैं वो यहाँ ले रहा है, और यहाँ से ये सारे प्रोटीन्स उनको भेज रहा है जहाँ भी उनकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि GEF हमारा है SEC12P और GTPase है SAR1P प्लस यहाँ GTP भी है क्योंकि ये अब एक्टिव फॉर्म में है। अब यहाँ देखिए ये जो अभी मैंने बताया था कि SEC12P इट विल एक्टिवेट द GTPase, और ये GDP जो है वो चेंज हो गया है GTP में, और अब ये एक्टिवेटेड है। अब जब ये एक्टिवेटेड है तब आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले SEC12 जो है वो मेम्ब्रेन में आकर वो अटैच हो गया, और उसके बाद उसने क्या किया, एक्टिवेट कर दिया SAR, और ये GTP के साथ है। दिस इज़ द एक्टिव GTPase। अब ये एक्टिव GTPase है। अब ये यहाँ पर देखिए ये मेम्ब्रेन के साथ इस तरह से पूरे मेम्ब्रेन में ये अच्छी तरह से ये अटैच हो गया है, और सारे इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे मेम्ब्रेन्स में अटैच हो जा रहे हैं। अटैच होने के बाद अब ये क्या करेगा, ये दूसरा जो है हमारा जो मेन प्रोटीन है उसको रिक्रूट करेगा, एंड दैट इज़ कॉप2। तो जो कॉप2 प्रोटीन है इट इज़ रिक्रूटेड बाय दिस SR1P GTP। तो ये इसको रिक्रूट कर दिया। अब यहाँ आप देखिए कि ये जैसे ही रिक्रूट हो गया अब बर्डिंग फॉर्मेशन शुरू हो जा रही है। अब यहाँ इस तरह से एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ डेवलप हो रहा है, जहाँ जिसको कि पूरा स्ट्रक्चर जो है उसको SR1P और जो कि एक्टिवेटेड GTP है, और उसके ऊपर एक और कोट है दैट इज़ COP, दैट इज़ द मेन प्रोटीन प्रेजेंट हियर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इट्स ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी बॉडी। नाउ दिस वेसिकल हैज़ बिन फॉर्म। ये यहाँ से बर्ड ऑफ हो जाता है, ये यहाँ से टूट जाता है। अब ये जो वेसिकल है ये तैयार है। अब ये जितने भी चीज़ है ये यहाँ से गोल्जी बॉडी सिस फेस में जाने के लिए तैयार है।
नाउ व्हाट हैपन्स कि जैसे ही ये यहाँ पर जा रहा है, आप देख रहे हैं कि SAR1P है और उसके ऊपर COP COP2 का जो है वो कोटिंग है। अब ये दोनों ही यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं, क्योंकि जो SAR1 है जो एक्टिव फॉर्म में था, GTP फॉर्म में था, वो अगेन कन्वर्टेड हो जाता है GDP में। अब जैसे ये GDP में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो वेसिकल है इसको छोड़ देता है, इट गेट्स रिलीज्ड, और ये सारे जितने भी प्रोटीन्स हैं अब ये रिलीज़ हो जाते हैं और सिर्फ आपका ये वेसिकल रह जाता है, दैट विल फ्यूज़ विद द गोल्जी बॉडी। तो दिस वाज योर एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट, जहाँ की इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से गोल्जी बॉडी के लिए इस तरह से ये वेसिकल्स निकले और वेसिकल्स फिर जाकर यहाँ पर फ्यूज़ हो गए और फ्यूज़ होने के बाद जितना भी उसमें प्रोटीन्स था वो गोल्जी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया। इस तरह से ये जो है ये सीक्वेंस जाता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडीज़, फिर लाइपोसोम, या फिर सिक्रीशन के लिए भी अगर प्रोटीन्स रहेंगे तो वो प्रोटीन्स इस तरह से ट्रैवल करते हैं फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी बॉडी, फ्रॉम गोल्जी बॉडी टू लाइसोसोम्स, और अगर ये सिक्रीटरी प्रोटीन्स है तो वो सेल के बाहर चले जाएंगे। इन केस मान लीजिए कि जो रेसिडेंट प्रोटीन्स मैंने सबसे पहले बताया था वो गलती से निकलकर यहाँ चला जाता है तो क्या होगा। तो ये जो सीक्वेंस है जो मैंने दिखाया कि एक सिंपल सा सीक्वेंस यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये अब नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि गोल्जी बॉडी जो है वो समझ जाएगा कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रेसिडेंट प्रोटीन है और इसे यहाँ नहीं आना चाहिए था और वो उसको फर्दर यहाँ नहीं भेजेगा। वो क्या करेगा, वो वापस उस प्रोटीन को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भेजने की कोशिश करेगा, एंड दैट प्रोसेस इज़ रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। तो रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट में गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है कि जो प्रोटीन्स जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोटीन्स थे जो गलती से गोल्जी बॉडी के पास आ गए हैं, वो उनको वापस भेजने की तैयारी करेगा और ये पूरा प्रोसेस फिर से वैसा ही चलेगा जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडीज़ में गया था। अब ये यहाँ देखिए ये फिर से एक वेसिकल बना रहा है और ये वेसिकल जो है ये वेसिकल जाके मर्ज कर जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये भी एक बहुत ही एक एक्सटेंसिव सा एक प्रोसेस है जिसको कि अब हम लोग पढ़ेंगे, एंड दैट इज़ द COP1 कोटेड वेसिकल। यहाँ COP1 जो कोटेड वेसिकल है वो दो तरह के काम करता है। एक तो रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट जिसके बारे में अभी बता रहे थे, गोल्जी से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बैक ट्रांसपोर्ट, और इंट्रा गोल्जी ट्रांसपोर्ट। गोल्जी ट्रांसपोर्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो भी ट्रांसपोर्ट इसी के। तो अब हम देखते हैं रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। सो वन थिंग दैट यू मस्ट नो इज़ द KDEL रिसेप्टर ऑन गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी में एक KDEL रिसेप्टर रहता है जो कि ये रिकॉग्नाइज़ कर लेता है कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रेसिडेंट प्रोटीन है और इसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, और उसके बाद ही सारी तैयारी शुरू हो जाती है उसको वापस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजने की। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही KDEL रिसेप्टर ने इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रेसिडेंट प्रोटीन को कैच कर लिया है, अब 6-7 जैसे अभी हमने इसके पहले वाले में ही पढ़ा था, दैट वाज Sec12P वाज द GEF। इन दिस केस जो GEF है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर वो है Sec7 एंड इट विल एक्टिवेट द GTPase। तो यहाँ GTPase क्या है, GTPase है ADP राइबोसाइलेशन फैक्टर 1, तो ARF1, और ये GDP के फॉर्म में रहता है तो इनएक्टिव रहता है। ये जो आपका GEF है इट विल activate it and it will form ARF1 GTP and now it is active। और जैसे ये एक्टिव हो जाएगा वो अपना काम शुरू कर देगा और जो COP1 प्रोटीन है उसको बनाना शुरू कर देगा। अब यहाँ थोड़ी सी डिटेल्स है ARF1 के बारे में कि उसके एक्टिवेशंस कौन करता है और डीएक्टिवेशन कौन करता है। तो एक्टिवेशन इज़ डन बाय GEF जो अभी हमने देखा ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर एंड दैट इज़ 6-7, और इसको डीएक्टिवेट कौन करता है, GAP GTPase एक्टिवेटिंग
प्रोटीन। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 6-7 will activate the ARF1. Now it is bound with GTP. This is a small GTPase. It recruits a protein cotomer, कोट प्रमोटर, और ये फॉर्मेशन हेल्प करेगा कोट प्रोटीन्स के लिए। और ये अभी जो कोट प्रोटीन्स फॉर्म होंगे वो होगा COP1। सो यहाँ देखिए, ये जो KDEL रिसेप्टर ने रिसीव कर लिया है, उसके बाद 6-7 ने एक्टिवेट कर दिया है ARF1 GTP को, और ARF GTP जो है वो मेम्ब्रेन से अटैच हो जा रहा है, और वो धीरे धीरे क्या करेगा, अब वो रिक्रूट करेगा प्रोटीन COP1 को। Now it has recruited the protein COP1, the blue one are the COP1, और इसके बाद जस्ट शुरू हो जाएगा वेसिकल फॉर्म करने का सिलसिला, जो कि यहाँ पर दिस इज़ द इनलार्ज्ड फॉर्म। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ वेसिकल फॉर्म हो रहा है। ये जो पोर्शन था ये आपका KDEL रिसेप्टर था, ये आपका 6-7 था, और यहाँ पर क्या हुआ कि जितने भी आपके प्रोटीन्स थे वो बनने शुरू हो गए, और फाइनली ARF1 GTP जो आया उसने क्या रिक्रूट किया, COP1 को, और अब COP1 ने इस वेसिकल को अच्छी तरह से कोट कर लिया है, और यहाँ से फिर बर्डिंग ऑफ हो जाएगा, और फाइनली ये जो है वेसिकल COP1 प्रोटीन से कोटेड वेसिकल रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी बॉडी है, और अब ये वापस उस प्रोटीन को भेजने के लिए तैयार है। अब सेम जैसा कि हमने पहले वाले में देखा था कि जो जितने भी प्रोटीन्स हैं वो जितने भी कोटेड प्रोटीन्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। ये जो ARF1 था एक्टिव फॉर्म में, GTP फॉर्म में, वो GDP फॉर्म में अगेन वापस आ जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, और इस जो वेसिकल को है ये दोनों ही छोड़ देंगे, दे विल बी रिलीज्ड, और ये वेसिकल, दिस वेसिकल विल फ्यूज विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द प्रोटीन विल अगेन ट्रांसपोर्टेड टू द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये वेसिकल जैसे ही फ्यूज़ कर जाएगा, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सारे प्रोटीन्स ये वापस से भेज देगा, और आप देख सकते हैं कि ARF1 GDP के फॉर्म में है, और COP1 जो है इट हैज़ बीन रिलीज्ड। The inhibitor, so there is one inhibitor of COP1 vesicle formation and that is Briefeldin A, और ये टारगेट करता है, टारगेट्स द एक्टिविटी ऑफ GEF। तो 6-7 को ये टारगेट करता है, और उसके बाद वो उसको रोक देता है। नाउ अगेन द सेम टेबल, और अब मुझे लगता है कि आप ये सारे जितने भी टर्म्स हैं वो समझ रहे हैं, और अच्छी तरह से अब आप इसको अच्छी तरह से जान चुके हैं कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी का जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज़ कॉल्ड एंटीरोग्रेड। द प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेसिकल ट्रांसपोर्ट इज़ COP2। यहाँ GEF जो है वो है Sec12P एंड द एक्टिव GTPase इज़ SAR1P। अगेन गोल्गी बॉडी से जो वापस जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, द पाथ इज़ कॉल्ड रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। द कोटिंग that is coating it, the proteins that are coating the vesicles are COP1, GEF is 6-7 and the GTPase is ARF1 GTP. Now I don't think you have any problem. और जो क्लैथरीन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये आपका ये COP1 COP2 जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के वेसिकुलर ट्रांसफर जो प्रोटीन्स है उस पर डिपेंड करते हैं, और ये जो आपका क्लैथरीन है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गोल्जी बॉडी टू लाइसोसोम्स और इंडोसोम्स, और क्लैथरीन विथ adaptor protein 2 it is for plasma membrane to endosome. This is given in another video, you can see. So thank you so much, and